कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना, कितनी तो हमें हिम्मत है। मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हम में ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है। हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है, तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से एक चेहरा अक्सर मुझे याद आता है, इस दिल को चुपके वो तड़पाता है। जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है। ओ पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे। हेलो 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 हेलो। वो तुमसे ना रूठे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी। की हाल चाल वधिया हो सारे और तंदुरुस्त हो मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे बैंगनी कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है। ओए होए अरुण दोनों हाथों में दिल लेके आ गया। अल्लाह अरुण तो अपना दिल मुझे ही दे दे।
गुड इवनिंग तनिष्क, गुड इवनिंग मानसी, गुड इवनिंग सीमू, गुड इवनिंग। वीजीओ की फुल फॉर्म क्या है? वीजीओ इज एन इमोशन, इमोशन है एक वीजीओ। गुरुदेव कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं जी मेरे दोस्तों, मेरे यारों, बहुत बढ़िया। तुम सब सुनाओ कैसे हो? वधिया, तैयारी बढ़िया चल रही है, टेंशन नहीं लेनी। हाँ, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ बढ़िया होगा। देखो हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया होगा ना, फिर हम टेंशन क्यों लें? किस बात की टेंशन लें? ठीक है ना। अगर हम सच्चे दिल से, ऑनेस्टी से अगर अपना बेस्ट दे रहे हैं तो रिजल्ट भी हमारा बेस्ट आएगा, इतना मैं तुम्हें बता रहा हूं जी। ठीक है, चलो अच्छा सुनो ध्यान से, अब एक पॉइंट सुन लो। एक तो आज कैपिटल गेन के आपको मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, और वो 2 कैपिटल गेन के जो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे एक बार फटाफट से वो होमवर्क डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर आज हमें अदर सोर्स के क्वेश्चन करने हैं, अदर सोर्स आज हम डिस्कस करेंगे, और देन फिर हमारा कैपिटल गेन अदर सोर्स मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे देख रहा था कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, तो मेरे को यह था कि कल हमारा संडे है, कल हम पीजीपीपी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बट कल हम पीजीपी नहीं करेंगे, हम करेंगे मंडे से। सर फिर कल क्या करेंगे? तो कल जिन भी बच्चों के क्वेश्चंस में डाउट हैं, चाहे वो कैपिटल गेन का है, चाहे वो अदर सोर्स का है, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी का है, चाहे वो रेजिडेंशियल स्टेटस का है, बट डाउट का मतलब डाउट होने चाहिए। मतलब उस क्वेश्चन को तुमने पहले 2-3 बार ट्राई किया हो, क्योंकि जो तुम डाउट पूछोगे ना मुझे पता लग जाएगा कि वो डाउट कैसा है। तो आपने एक काम करनी है, आपने क्या काम करना है, जैसे वीडियो खत्म होगी उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने क्या करना है, पेज नंबर प्रैक्टिस मैनुअल जो मेरा है, तो उस प्रैक्टिस मैनुअल का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर आपने मुझे बता देना है। मैं दोबारा बोलूंगा, जिसको भी डाउट है, कल हम ऐसा करते हैं जो भी आपके डाउट्स बचे हैं, ताकि आपके दिमाग में ये ना हो कि यार ये क्वेश्चन डाउट्स हो गए। ठीक है ना। तो कल 1 घंटे में जितने भी हम मैक्सिमम कैपिटल गेन हो, अदर सोर्स हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल स्टेटस हो, उसके फटाफट से एक बार डाउट हम डिस्कस कर लेंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब आज हम क्या करेंगे, एक तो कैपिटल गेन के 2 क्वेश्चन जो होमवर्क थे एक बार फटाफट से वो देख लेते हैं, फिर अदर सोर्स वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मार्क करके आया हूं, फटाफट से वो देखते हैं, देन इसको पैक करते हैं। फिर मंडे वाली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे पीजीपीपी के चैप्टर के क्वेश्चंस, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ। इधर देखो ध्यान से, तिवारी साहब इधर देख लो, फुल फॉर्म पेपर में नहीं बनेगी ना। वीजियो बोल दिया, वीजियो एक इमोशन है, वीजियो एक लाइफ है, वीजियो एक जिंदगी है, वीजियो ही वीजियो है। इधर सुनो ध्यान से नालायक। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ। इधर देखो ध्यान से, अब यहां पे आओ। कल जो आपको मैंने कैपिटल गेन के 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, एक बार पहले फटाफट से ना वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जिन बच्चों के डाउट हैं वो एक बार देख लेना, और जिनके डाउट नहीं है वो भी एक बार दोबारा से देख लेना। ठीक है, चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था जी, मेरे ख्याल से होमवर्क ये वाला क्वेश्चन दिया था। ठीक है, अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे चेक करना। हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से, एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे चेक करना। ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया था, एक बार फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहा है मिस्टर सुरिंदर furnish the following particular for the previous year ended 31st March 2025. He had a residential house inherited from his father in December 2009. ठीक है, the fair market value of which 141 जो है is rupees 13 लाख रुपए. In the year 1314 further construction and improvement costing of 10 लाख रुपए. House was originally purchased by the father on 1 मार्च 2000 को 10 लाख का लिया था। फिर 10 मई 2024 को उसने घर बेच दिया 85 लाख का, और बेचने पर जो खर्चा किया 50,000 खर्चा किया, और 20 दिसंबर 24 को उसने घर परचेस कर लिया 12 लाख रुपए का। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा घर नहीं था। पहले मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे एक बात में को आंसर दें। पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन ओल्ड लॉ के ऊपर बेस है या नए लॉ के ऊपर बेस है? ओल्ड लॉ के ऊपर बेस है। ओल्ड लॉ के ऊपर बेस कैसे है? इसने बेचा कब है? 10 मई 24 को। अब अगर 10 मई 24 को बेचा है तो 23 जुलाई 24 से पहले बेचा है।
अब अगर 23 जुलाई 24 से पहले बेचा है तो ओल्ड लो है। ओल्ड लो का मतलब इस केस में इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। अब इस केस में इंडेक्सेशन करना पड़ेगा तो सेल प्राइस कितना है जी? सेल प्राइस हमारा यहां पे निकल के आ रहा है 85 लाख, तो सेल प्राइस मेरा 85 लाख हो गया। अच्छा अब ध्यान से सुनना, यहां पे सेल प्राइस में से पहले ईओटी माइनस कर दोगे 50,000 के, फिर मेरा 84,50,000 जो है वो मेरा नेट सेल प्राइस यहां पे निकल के आ गया। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे बच्चे मुझे आंसर देना, यहां पे मेरी कॉस्ट क्या बनेगी। अच्छा उसने घर जो परचेज किया, उसने घर परचेज किया 1 मार्च 2000 को, 10 लाख रुपए का परचेज किया और 141 को उसकी एफएमवी दे रखी है 13 लाख रुपए की। बट जो ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में दी है वो दी है सन 2009 में। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर दे देना। मेरा बस पूरी क्लास से एक क्वेश्चन है, सारे बच्चे सोच समझ के मुझे बता देना जी, क्या जो हमें इंडेक्सेशन लेके चलनी है क्या वो 9-10 से लेके चलनी है या इंडेक्सेशन हमें 1-2 से लेके चलनी है? याद है आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर कहा था, एक आपको मैंने कहा था हाई कोर्ट की जजमेंट बताई थी, अभी तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा। आपको मैं जजमेंट का नाम बोलूंगा तो शायद तुम्हें याद आए। एक जजमेंट मैंने आपको बताई थी रेगुलर बैच के अंदर, मंजुला जे शाह। मंजुला जे शाह ये बात कहती है कि अगर कोई केस गिफ्ट वाला है या अगर कोई केस डेथ वाला है या इनहेरिटेंस वाला है तो कॉस्ट जो हम लेके चलते हैं वो प्रीवियस ओनर से लेके चलते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव व्यू ये भी है कि हम इंडेक्सेशन जो है वो 9-10 से भी कर सकते हैं, आंसर तो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक हाई कोर्ट की जजमेंट ये बात कहती है कि अगर इस केस में मान लो फादर ने इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी दी, तो फादर ने जब ये प्रॉपर्टी परचेज की थी उस टाइम के बेस पे कॉस्ट क्या थी और इंडेक्सेशन क्या था, वहां से लेके चलेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। अब यहां पे एक बात मेरे को सारे बच्चे सोच के बताओ, फादर ने प्रॉपर्टी ली सन 2000 में, तो 2001 से पहले ली, तो एफएमवी 141 की हायर वाली लेंगे तो एफएमवी कितनी आ रही है 13 लाख रुपए, तो 13 लाख रुपए हमारी कॉस्ट बनेगी, बस ये पर ध्यान दो। अब अगर 13 लाख बनेगी तो 13 लाख रुपए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363 जी। अब एक बार यहां पे चेक करना कितना आ रहा है जी, तो अगर 13 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363 तो 47,19,000 ये निकल के आ रहा है। अब इसमें से 84,50,000 माइनस कर दोगे तो 37,31,000 रुपए ये मेरा यहां पे निकल के आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, क्लियर है? अब यहां पे एक बार और आओ जाए। अब 10 लाख रुपए की उसने इंप्रूवमेंट भी की है। अब अगर 10 लाख रुपए की इंप्रूवमेंट की है, इंप्रूवमेंट कब की है? इंप्रूवमेंट की है 13-14 में। अब अगर इंप्रूवमेंट की है 13-14 में तो 10 लाख रुपए, 13-14 का रेट जो है वो कितना आ रहा है 220 रुपए, मल्टीप्लाई 363 कर दोगे तो 10 लाख डिवाइड बाय 220 मल्टीप्लाई 363 तो ये कितना आ गया? 16,50,000 रुपए ये मेरा निकल के आ गया। अब अगर इसमें 16,50 यहां से माइनस कर दूंगा तो बैलेंस मेरा आएगा 20,81,000 रुपए मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। 20,81,000 रुपए मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पे निकल के आ गया। अच्छा उसने फिर 12 लाख रुपए का घर परचेस किया। अब अगर 12 लाख रुपए का घर परचेस किया तो सारे बच्चे बोल दो सेक्शन 54, घर बेच के घर खरीदोगे तो सेक्शन 54 में एग्जम्पशन मिल जाएगी, तो 12 लाख रुपए का घर इसमें से माइनस कर दोगे तो कैपिटल गेन जो आएगा वो 8,81,000 रुपए आएगा। कैपिटल गेन जो आएगा वो 8,81,000 रुपए आंसर निकल के आएगा और वही हमें बताना था, हमें कैपिटल गेन बताना था। तो कैपिटल गेन जो है वो 8,81,000 मेरा कैपिटल गेन आएगा। अब तुम देख लो तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव व्यू कैसे हो सकता है? दूसरा ऑल्टरनेटिव व्यू ये हो सकता है कि अगर मान लो आप यहां पे कॉस्ट तो 13 लाख ही लेंगे, कॉस्ट तो हम 13 लाख रुपए लेके चलेंगे, बट इंडेक्सेशन तुम यहां 9-10 से भी कर सकते हो। इंडेक्सेशन जो है उसने दिया कब है 2009 में दिया ना, तो उसके बेस पे आंसर पता क्या था? फिर तुम कॉस्ट लेते 13 लाख रुपए, इंडेक्सेशन करते 9-10 से, 9-10 में इंडेक्सेशन 148 मल्टीप्लाई 363 तो फिर आपका आई को जो आता 13 लाख डिवाइड बाय 148 मल्टीप्लाई 363 तो ये आता 31,88,514 रुपए। ये तुम्हारा आई को निकल के आता है, मतलब ये तुम्हारा आई को यहां पे निकल के आता। ये ऑल्टरनेटिव है, इट मींस अगर तुम ऐसे भी करते तो भी आंसर तुम्हारा सही था, नंबर तुम्हें पूरे मिलते। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने कोस्ट 13 लाख रुपए ली और अगर उसने इंडेक्सेशन ऐसे किया तो भी वो अपने 5 नंबर पक्के समझे, और अगर किसी ने इंडेक्सेशन 100 से की है तो भी वो 5 नंबर पक्के समझे। दोनों ऑल्टरनेटिव व्यू हैं, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर लेना चाहिए।
नहीं, आप अगर मंजुला जे शाह का नाम तुम्हें याद भी नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इंस्टीट्यूट इतना एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे कि हाँ भाई तुम्हें इस लेवल के ऊपर हाई कोर्ट के जजमेंट के नाम याद होंगे। तो अगर आप प्रीवियस ओनर से लेके चल रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 9-10 से इंडेक्सेशन कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर तुम्हारे दोनों सही होंगे जी। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया था, तो पहले वाले से आंसर आएगा 8,81,000, दूसरे वाले से आपको मैंने आई कुआ निकाल के बता दिया, फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो सेम ही बनेगी, उसमें से 12 लाख माइनस कर देना। तो एक बार तुम्हें आंसर निकाल के दिखाई दूं क्या? तो उसमें से फिर ऐसा करो 13 लाख डिवाइड बाय 148 मल्टीप्लाई 363। अब इसमें फिर 16,50,000 पे जोड़ दो, 16,50 इसमें जोड़ देंगे और फिर 12, फिर इसमें से माइनस कर देंगे 85 लाख। तो ये आंसर बनेगा 24,11,486 के अप्रोक्सीमेट आंसर बनेगा जी, 24,11,486। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये आंसर बनेगा अगर मैं दूसरे ऑल्टरनेट से कर रहा हूं जी, मतलब कैपिटल गेन माइनस करने के बाद ना फिर आपका ये आंसर बनेगा जी। ठीक है, हाँ डन 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 डन। सर 12 लाख रुपए कैसे आया? मेरा बच्चा, मेरा बाप, मेरा बिन, मेरा 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 बैंक निकल का बच्चा, ये देखो 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए उसने घर में इन्वेस्ट किए ना, तो 12 लाख रुपए उसने घर में इन्वेस्ट किए, वो सेक्शन 54 में एग्जम्प्ट है, काम खत्म जी। चलो अब एक बार फटाफट से आओ जी। अब एक क्वेश्चन आपको मैंने ये वाला भी होमवर्क दिया था, अब एक बार ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लो तो अच्छी बात है। सारे के सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन पढ़ने के ऊपर, क्वेश्चन है क्या, आ जाओ फटाफट से आओ जी। सर मंजुला जे शाह का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिर्फ ये है, मंजुला जे शाह ये बात कहता है कि हमें जो इंडेक्सेशन करके चलना है वो प्रीवियस ओनर से करके चलना है। भाई जो भी हमारा इंडेक्सेशन होगा और जो भी हमारी कॉस्ट होगी वो प्रीवियस ओनर से होके चलेगी। प्रीवियस ओनर मतलब जो सबसे पहले का ओनर है, हमें वहां से कैलकुलेशन लेके चलनी है। मंजुला जे शाह बस इतनी सी बात कहते हैं। सर एग्जाम में कैसे करें? दोनों तरफ से मैं कहता रहा हूं, अरे इधर आ मेरे बच्चे, दोनों तरफ से कर सकते हो। ऑल्टरनेट 1 भी 5 नंबर, ऑल्टरनेट 2 भी 5 नंबर, दोनों में से किससे भी करोगे 5 नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से आओ जी। अब यहां पे एक बार फटाफट से आ रहे हो सारे के सारे बच्चे। अब अगला 5 पॉइंट देखो जी। अब यहां पे कह रहा है मिस्टर राज, ध्यान से पढ़ना, मिस्टर राज ए रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 69 ईयर की है, सोल्ड एन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची है 75 लाख रुपए की, टू विपुल ऑन दिसंबर 15, 2024 को। अच्छा 15 दिसंबर 2024 को अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची है। तो सारे बच्चे बताओ क्या ओल्ड लो या नया लो? पहले मेरे को ये बताओ जी, क्या ओल्ड लो या नया लो? पहले मेरे को ये बता दो फटाफट से, ओल्ड लो या नया लो? उसने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची है विपुल को 15 दिसंबर 24 को, तो क्या 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेची है? तो भैया उसके बाद बेची है, तो नए लो की बात हो रही है। When the stamp duty value जो है एग्रीकल्चर लैंड की वो 95 लाख है, ठीक है। However, the agreement to sell the agriculture land was entered in जुलाई 15। अच्छा एग्रीमेंट जो एंटर हुआ था वो जुलाई 15 में हुआ था, बट मेरे को सारे बच्चे बोल देना एग्रीमेंट हुआ था जुलाई 15 में, बट तुम सब जानते हो एग्रीमेंट को हम ट्रांसफर नहीं मानते। एग्रीमेंट ओल्ड लो में हुआ था, 23 जुलाई से पहले हुआ था, बट एग्रीमेंट को हम ट्रांसफर नहीं मानते। तो 15 जुलाई को एग्रीमेंट हुआ। एंड फिर यहां पे उसने बोला मिस्टर विपुल गेव 4 लाख रुपए एडवांस थ्रू आईएमपीएस। अब उसने 4 लाख रुपए आईएमपीएस के थ्रू एडवांस दिया। अब अगर आईएमपीएस के थ्रू एडवांस दिया, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है ऑनलाइन पेमेंट की है। अच्छा ऑनलाइन पेमेंट की है तो उस केस में सारे बच्चे बोल दो सेल प्राइस, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो बेस बनेगी वो एग्रीमेंट के दिन की बनेगी, और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो एग्रीमेंट के दिन की है वो 85 लाख है। अब बस मेरे को बता दो ये 75 लाख रुपए, ये 85 लाख रुपए, ये 95 लाख रुपए की एसडीवी मेरे काम की नहीं है, क्योंकि एडवांस मिला आईएमपीएस, मतलब एग्रीमेंट के दिन आपने एडवांस दिया ऑनलाइन पेमेंट से, तो 85 लाख बेस बनेगी। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना 75 लाख रुपए का अगर मैं 110% निकालता हूं तो 75 का 110 आएगा 82.5। अब अगर 82.5 है, ये 85 है, तो 110% से ज्यादा है, और अगर 110% से ज्यादा है तो एसडीवी मेरा सेल प्राइस बनेगी, तो 85 लाख मेरा सेल प्राइस बन गया, तो सेल प्राइस मेरा बनेगा 85 लाख, ठीक है। उस बाद मिस्टर राज 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन एज कमीशन टू ए ब्रोकर। अब 1% सेल कंसिडरेशन, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर देना। अब बताओ सेल प्राइस में 85 लाख लूंगा, 95 लाख लूंगा, 75? तो भाई सेल प्राइस तो 75 है,
सेल प्राइस तो 75 है, उसका 1% जो है वो ब्रोकरेज है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। तो इसमें से 75,000 पे माइनस कर दो जी। अब अगर मैं 75,000 पे माइनस करूंगा तो 85 लाख माइनस में 75,000, तो बैलेंस कितना आ गया? 84,25,000 आ गया जी। 84,25,000 आ गया। अब आगे देखो, फिर उसने लैंड परचेज की है 15 मई 2002 को 1085 की, एंड इट वाज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस बाय हिम सिंस इट्स परचेज। ठीक है, फिर मिस्टर राज ने एक अनदर रूरल एग्रीकल्चर लैंड परचेज की 1 जनवरी 25 को 40 लाख की, एंड दिस लैंड वाज सोल्ड बाय हिम इन मार्च 2026 45 लाख का। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, पहले मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर बताओ, क्या मैं कॉस्ट 1085 माइनस करूंगा या पहले मैं इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करूंगा? 1037 क्यों लगेगा? 1037 कब लगता है? अगर गवर्नमेंट ने तुम्हारी एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरी एक्वायर की हो, नलायक, अगर गवर्नमेंट ने तुम्हारी कंपलसरी एक्वायर की हो तब लगेगा। यहां पे कोई गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर्टी तुम्हारी कंपलसरी एक्वायर थोड़ा की है। और मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या मेरी कॉस्ट को इंडेक्स करना है? नहीं करना। इंडेक्स क्यों नहीं करना? इंडेक्स क्यों नहीं करना? नए लो की बात हो रही है, तो अगर नए लो की बात हो रही है तो इंडेक्सेशन नहीं करना। तो इसमें से 1085 माइनस कर दो जी। अब अगर 1085 माइनस करूंगा तो 84,25 माइनस 1085 कितना आएगा? 73,40,000 पे आंसर आएगा। अच्छा, फिर उसने एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली, याद है एग्रीकल्चर लैंड 54B। मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर दें 54B। अब अगर 54B की बात करूंगा तो 54B के अंदर क्या था कि अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड बेची और आपने एग्रीकल्चर लैंड खरीदी तो 54B में तुम्हारे कैपिटल गेन जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे। अब 40 लाख रुपए की उसने लैंड खरीदी है, तो 40 लाख रुपए की लैंड खरीदी है तो 40 लाख रुपए 54B में एग्जम्प्ट हो गया। तो 73,40 में से 40 लाख रुपए हटा दो, 33,40,000 रुपए के यहां पे कैपिटल गेन आ रहे हैं। 33,40 के कैपिटल गेन आ रहे हैं। बट अब इसने ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आगे बेच दी। अब इसके बेचने पे कुछ नहीं होगा, इसके बेचने पे कुछ नहीं होगा। तुम सब जानते हो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं होती। अब अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं होती तो उसकी ट्रांसफर से आने वाली इनकम पर कैपिटल गेन टैक्स ही नहीं है। मेरे बच्चे इधर सुनो ध्यान से, रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो होती है ना वो कैपिटल एसेट ही नहीं होती। और अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं होती तो आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, उसकी ट्रांसफर पर कैपिटल, क्या कह रहे हो? एक बच्चा कह रहा है सर ये तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, तो 54B तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे एप्लीकेबल होता ही नहीं है। तो सुन लो ध्यान से, इधर आओ, इधर आओ। 54B एक बार जाके दोबारा से देखना, उसमें लिखा हुआ है कि जो एग्रीकल्चर लैंड बेचोगे वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, जो तुम खरीदोगे वो कोई भी हो सकती है। मैं एक बार दोबारा बोलूंगा कि जो तुम बेचोगे, हेलो भाई साहब इधर, जो तुम बेचोगे वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, और जो तुम खरीदोगे, जो भी तुम खरीदोगे वो कोई भी हो सकती है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? फटाफट से ये बात मेरे को बता दो। ठीक है जी, क्या इसको पैक कर सकते हैं? ठीक है जी, इस वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है वो कंडीशन। प्रत्येक इस वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है। जो लॉक-इन पीरियड की बात कर रहे हो, लॉक-इन पीरियड यहां पे एप्लीकेबल नहीं है इस वाले केस में। यहां पे लॉक-इन पीरियड की बात नहीं है, वो रेजिडेंशियल हाउस वाले केस में है, सेक्शन नंबर 54F के अंदर। और वैसे भी यहां पे उसने रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है, और जब वो ट्रांसफर करेगा तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो होती है वो कैपिटल एसेट ही नहीं होती है, तो उसकी ट्रांसफर पे कोई कैपिटल गेन ही नहीं आएगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो यहां पे कैपिटल गेन जो आएगा वो तुम्हारा 33,40,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। सर अगर अर्बन तो फिर कैपिटल गेन टैक्स लगता नहीं, फिर 100% कैपिटल गेन टैक्स लगता, फिर यहां पे हमें कैपिटल गेन टैक्स लगाना पड़ता, बिल्कुल लगाना पड़ता। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की सेल पे तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जी। ठीक है, चलो अब इधर देखो ध्यान से,
अब इसको मैं पैक कर रहा हूं, इसका आंसर नोट कर लेना 33,40,000। कहीं ऐसा लगे सेम क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाए तो कम से कम आंसर दिमाग में घुसा के चलना। 33,40,000 इसका आंसर है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड की ट्रांसफर पे कैपिटल गेन मत लगाना, क्योंकि रूरल वाली कैपिटल एसेट ही नहीं होती। अगर ये अर्बन होती तो फिर कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी हो जाती। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब इधर देखो ध्यान से। अब ये हमारा पॉइंट नंबर था, ये जो कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन था। अब जितने मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे थे कैपिटल गेन के, वो तो सारे हो चुके हैं। जो मेरे को उम्मीद है कि इस बार के पेपर में इसमें से क्वेश्चन बनेगा। अगर किसी बच्चे को कैपिटल गेन से डर लग रहा है तो जितने हमने क्वेश्चन किए हैं, अगर आप उनको भी 2-3 बार कर लोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप कैपिटल गेन का क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करके आओगे। एक क्वेश्चन मुझे कैपिटल गेन का और करवाना है, मैं दोबारा बोलूंगा, एक क्वेश्चन मुझे कैपिटल गेन का और करवाना है, और वो क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन वैसे हम बहुत बार कर चुके हैं, रेगुलर बैच में भी किया था, उसके बाद जो हमारी रिवीजन क्लास थी उसके अंदर भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, और ये क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी भी दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार के पेपर में ये क्वेश्चन बनेगा, और शायद ये आपने भी पहले बहुत बार कर लिया होगा, बट फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के अंदर बन सकता है। थोड़ी बहुत शायद वो फिगर चेंज कर सकते हैं, बट ऐसा क्वेश्चन बनने की मुझे पूरी उम्मीद है जी। हाँ, क्योंकि ये 2 बार, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। अब मैं दोबारा से नहीं करा रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैं करा चुका हूं इसको, ठीक है ना, ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर हमें क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है। वो उस डाउट को मैं कल वाली क्लास में डिस्कस कर लूंगा, बट मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें डाउट होगा नहीं। देखो अरुण को तो आंसर भी रटा हुआ है, अरुण को तो आंसर भी रटा हुआ है, ठीक है, बट मैं फिर भी कह रहा हूं आंसर रटने के बिना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। सेम फिगर बने ना बने, बट ऐसा क्वेश्चन इस बार बनने की मुझे पूरी उम्मीद है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है ना? चलो अब एक बार आ जाओ जी, अब यहां पे आओ, अदर सोर्स के अंदर आ जाओ जी। अब अदर सोर्स के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी। सारे के सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ जाओ जी। एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे पढ़ो जी। एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने यहां पे क्या कह रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो फटाफट से जी, और आंसर मेरे को बताओ इस केस में क्या होगा जी। हाँ 4 बार कर लिया ना, बहुत बढ़िया सर। लाइक करो सारे के सारे बच्चे, नालायक हैं ना कमेंट करते ना लाइक करते, लाइव भी कम आ रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं जी, ठीक है। चलो एक बार पहले फटाफट से बताओ जी। अब पहला वो कह रहा है कैश गिफ्ट मिला। अब कैश गिफ्ट मिला 51,000 रुपए गिफ्ट मिला, रिसीव फ्रॉम हर फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ हर, कौन से, और हर सस्ती पथा पूर्ति, a wedding function celebrate on her husband completing 60-year age. This was also her 25th wedding anniversary. क्या ये टैक्सेबल है या नहीं है? पूरा टैक्सेबल है, पूरा का पूरा यहां पे टैक्सेबल है। तो 51,000 है, 50,000 से ज्यादा है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं ऑन द अबव ओकेजन ए डायमंड नेकलेस वर्थ 2 लाख रुपए वॉज प्रेजेंट बाय हर सिस्टर लिविंग इन दुबई। अब मेरे को सोच के बोलो, सिस्टर है जी। अब अगर वो सिस्टर से मिल रहा है तो क्या सिस्टर से मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, सिस्टर से मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है? एग्जम्प्ट है। और अगर वो एग्जम्प्ट है उस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी यहां पे नहीं होगी, उस केस में कोई भी यहां पे टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि सिस्टर से मिलने वाला गिफ्ट जो है वो एग्जम्प्ट है। इस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी यहां पे नहीं होगी। फिर वो कह रहा है व्हेन शी सेलिब्रेट हर डॉटर वेडिंग ऑन 21 फरवरी 25, हर फ्रेंड असाइन इन मिसेस हेमाली फेवर ए एफडी held by the said friend on a scheduled bank, the value of FD, the accrued interest जो है said डेट में 52,000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। अब ये 52,000 रुपए का इंटरेस्ट है ना, अब ये FD वाले केस में 2 व्यू पॉसिबल है। FD वाले केस में 2 व्यू पॉसिबल है। अब गवर्नमेंट कहते हैं अगर FD को तुम मनी की फॉर्म में मानोगे
तो फिर तो ये पूरा का पूरा 52,000 पे टैक्सेबल है। और अगर एफडी को तुम मनी की फॉर्म में नहीं मानोगे, अगर एफडी को तुम मनी की फॉर्म में नहीं मानोगे तो फिर ये यहां से बाहर है, उस केस में फिर ये नॉन टैक्सेबल है। तो एजम्पशन पे डिपेंड करता है कि तुम एफडी को मान क्या रहे हो। रीजन है क्योंकि एफडी कहीं क्लियर नहीं है कि एफडी किस में कवर होगी, तो इसलिए एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसके अगर आप आंसर चेक करोगे, इसके आंसर में 2 व्यू दिए, फर्स्ट व्यू सेकंड व्यू। फर्स्ट व्यू में अगर आप एफडी मान को मनी को मान के चलते हो तो पूरे 52,000 टैक्सेबल है, अगर इसको मनी मान के नहीं चलते हैं तो नॉन टैक्सेबल है। बच्चा कहता सर आप क्या कहते हो, अगर एफडी वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बन जाए तो हम इसको मनी माने या ना माने, हम तो मनी मान के चलेंगे, एजम्पशन लॉजिकल है। बट अगर आप नॉन मनी के बेस पे भी करके आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो भी नंबर तुम्हें पूरे मिलेंगे जी। हाँ, नोट में आपको बताना पड़ेगा जी, बिल्कुल स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी जी, बिल्कुल स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी, 100% स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी जी। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से आओ जी। अब मैं तुम्हें दे रहा हूं क्वेश्चन बढ़िया सा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। ये सारे बच्चे मुझे आंसर दो, पूरी स्क्रीन आपके सामने है, यहां से लेके यहां तक, और हर केस इंडिपेंडेंट है जी। ये केस डिपेंडेंट नहीं है, हर केस इंडिपेंडेंट है। स्क्रीन पूरी कर रहा हूं, फटाफट से मुझे आंसर दो जी। हर केस इंडिपेंडेंट है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हर केस जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर हर केस इंडिपेंडेंट है तो उसके बेस पे आंसर देना जी। ठीक है, अब एक बार 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहला 1 बाय 1 चेक करो। पहला, हेलो भाई साहब, ओए भाई साहब, एफडी मूवेबल में क्यों आएगा नालायक? एफडी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कहां पे कवर हो रहा है? एफडी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगा जी। पहला देखो, मिस्टर पी को 50,000 पे कैश गिफ्ट मिल रहा है, तो 50,000 मिल रहा है तो 50,000 तक तो लिमिट ही है, तो एग्जम्प्ट है। दूसरा, मिस्टर पी को गिफ्ट मिल रहा है 2.5 लाख का कैश उसके ब्रदर से, तो ब्रदर से मिल रहा है, अगेन वो नॉन टैक्सेबल है, चाहे वो 2.5 लाख का, बट वो नॉन टैक्सेबल है क्योंकि ब्रदर ब्रदर रिलेटिव वाली कैटेगरी में कवर है, तो ये नॉन टैक्सेबल है। फिर मिस्टर पी रिसीव गिफ्ट 2.5 लाख रुपए कैश फ्रॉम हिज मदर सिस्टर, मासी, ओ मेरी मौसी, मौसी जी, ओ मौसी जी, आप भी मेरे रिलेटिव हो, आपसे मिलने वाला गिफ्ट भी टैक्सेबल नहीं है। फिर मिस्टर पी से गिफ्ट मिल रहा है 2.5 लाख रुपए कैश, फादर ब्रदर, फादर के ब्रदर, फादर के ब्रदर, तो फादर के ब्रदर मेरे कौन लगे भाई? चाचा लगे, फादर के ब्रदर चाचा लगे या ताऊ लगे, तो चाचा और ताऊ जो है वो भी रिलेटिव वाली डेफिनेशन में कवर है, ये भी नॉन टैक्सेबल है। फिर मिस्टर पी 2.5 लाख कैश में कजन, कजन तक कोई भी होता है, ताना ताया, ताना नहीं ताया, दाल काई नहीं ताई, बेबी इतनी बड़ी बाइट मत खाया करो, गले में फंस सकती है तुम्हारे बेबी, बेबी जी कजन हो गए कजन। अब कजन तो भाई साहब कजन तो कोई भी हो सकता है, कजन तुमने पता नहीं आज तक कितने बना लिए, गवर्नमेंट ने कजन की ऐसी की तैसी, कजन जो है वो टैक्सेबल है, कजन जो है भाई वो टैक्सेबल है, कजन यहां पे नहीं आएगा। आगे देखो, मिस्टर पी 2.5 लाख कैश में फ्रॉम ब्रदर ऑफ हिज स्पाउस, साला, ओ सॉरी गाली दे दी मैंने, गाली मतलब गाली नहीं, अच्छा साला ही तो है, ब्रदर ऑफ हिज स्पाउस, साला साला साला, नो रिलेटिव है भाई, साला तो रिलेटिव होता है भाई, साला तो रिलेटिव होता है, साला रिलेटिव आएगा। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट फटाफट से आओ जी। फिर मिस्टर पी हैज रिसीव 2.5 लाख रुपए कैश ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर भी रिलेटिव वाली कैटेगरी में कवर है, तो इसको भी यहां से बाहर निकाल दो, ये भी यहां पे कवर नहीं है। फिर 2.5 लाख कैश में स्पाउस ऑफ हिज ब्रदर, स्पाउस ऑफ हिज ब्रदर, स्पाउस ऑफ हिज ब्रदर, अब बताओ स्पाउस ऑफ हिज ब्रदर क्या रिलेटिव में कवर है? अच्छा, क्या स्पाउस ऑफ हिज ब्रदर रिलेटिव में कवर है? यस कवर है। देखो ब्रदर ऊपर कवर था, जल्दी बोलो, ब्रदर ऊपर कवर था, तो ब्रदर ऊपर कवर था तो उसमें लिखा हुआ था जितने लोग ऊपर कवर हैं उनकी स्पाउसेस भी यहां पे कवर है, कवर है भाई साहब, भाई की पत्नी कवर है, याद करो भाई ऊपर कवर था, फिर नीचे एक पॉइंट में लिखा था कि जो ऊपर कवर है उनकी स्पाउसेस भी यहां पे कवर है, तो भाई ये भी क्रॉस है। आगे 2.5 लाख कैश मिल रहा है हस्बैंड ऑफ हिज सिस्टर, उसके सिस्टर के हस्बैंड से, जीजा जी मारे तक, जीजा जी मुझे माफ करना गलती मारे ते हो गई, राणा जी मैंने माफ करना गलती मारे ते हो गई, तो भाई जिज्जा है, जिज्जा तो रिलेटिव में होके रहेगा, जिज्जा जी को रिलेटिव से बाहर नहीं निकाल सकते भाई, जिज्जा जी तो लॉ मेकर ने खुद लिखा पहले नंबर पे, क्योंकि लॉ मेकर का भी तो कोई जिज्जा होगा, फूफा होगा, जिज्जा होगा, दो लोग हैं जो नाराज होके बैठते हैं, तो इनको तो पहले घुसाया उन्होंने। आगे देखो,
फिर मिस्टर पी 2.5 लाख कैश, सिस्टर ऑफ हिज ब्रदर वाइफ, तो सिस्टर ऑफ हिज ब्रदर वाइफ, तो भाई ये तो रिलेटिव में कवर नहीं है, इतनी दूर के रिश्तेदारी तो नहीं आएगी भाई, इतनी दूर की रिश्तेदारी तो नहीं आएगी भाई साहब। सिस्टर ऑफ ब्रदर वाइफ मतलब भाई की पत्नी की बहन, भाई की पत्नी की बहन नहीं आ सकती भाई साहब, भाई की पत्नी की बहन ना आ सकती भाई। आगे चल रहा है भाई। फिर 2.5 लाख रुपए कैश फ्रॉम सिस्टर ऑफ हिज स्पाउस की सिस्टर, ओहो शाली 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 शाली, बोलो शाली तो रिलेटिव में आएगी, नॉन टैक्सेबल है, शाली तो रिलेटिव में नॉन टैक्सेबल है भाई। आ जाओ अगले पॉइंट पर आओ जी। फिर अगला पॉइंट है मिस्टर पी रिसीव 6,000 रुपए कैश ऑन हिज बर्थडे फ्रॉम ईच ऑफ 11 फ्रेंड, भाई सब 11 दोस्त 6,000 रुपए गिफ्ट देने लाग रहे हैं। अब अगर 11 दोस्त 6,000 रुपए गिफ्ट देने लाग रहे हैं तो 66,000 रुपए गिफ्ट दिया भाई, तो 66,000 रुपए गिफ्ट दिया तो 50,000 से ऊपर है, 50,000 से ऊपर है तो टैक्सेबल है भाई, टैक्सेबल होएगा भाई। अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहा है 2.5 लाख कैश गिफ्ट मिला फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, तो भाई मैरिज पे मिलने वाला गिफ्ट जो है वो तो एग्जम्प्ट होता है भाई, शादी पर मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट है। फिर 1 लाख रुपए कैश मिला फियांसे, फियांसे तो फियांसे, फियांसे तो फियांसे है, फियांसे क्या है, फियांसे तो गर्लफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड से मिलने वाला गिफ्ट तो मैं आपको मैंने पहले भी कहा था डीम्ड वाइफ, डीम्ड वाइफ का मतलब माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा, ये मेरी पत्नी है, इसको मैं अपनी वाइफ मान चुका हूं, गवर्नमेंट ने कहा मानता रहे, तेरे कहने से क्या होगा, ये तो भाई टैक्सेबल है जी। फियांसे जो है वाइफ में कवर नहीं होती, फियांसे टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ गई? आप अगर चेक करोगे इस एक क्वेश्चन में उसने पूरी की पूरी रिलेटिव की डेफिनेशन पूछ ली तुमसे, तो वो मेजर क्वेश्चन जो बनाएगा ना गिफ्ट का वो इस तरह से बनाएगा, मतलब वो रिलेटिव के बारे में तुम सारा पूछ लेगा जी, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। एक बार अब सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो जी, सारे बच्चे एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो और मन ने आंसर दे दो। 16 का आंसर क्या आवेगा जी भाई? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे भाई। सर जो अमाउंट टैक्सेबल है क्या वो फुल टैक्सेबल होगा? बिल्कुल प्रिया, बिल्कुल प्रिया। जैसे 11 दोस्तों ने 6,000 रुपए गिफ्ट किए कैश में, तो 66,000, तो पूरा 66,000 जो है वो टैक्सेबल है। सर अगर दूर के फुफ्फा जी होंगे तो आएंगे क्या? मतलब पापा के फुफ्फा, भाई फुफ्फा ना आवेगा, फुफ्फा मारा फुफ्फा आवेगा, हर फुफ्फे का मैंने ठिक्का नहीं रखा। फुफ्फा जब बोलता हूं तो मुंह फूल जाता है, तो भाई और मुंह फूल जाता है तो फुफ्फे का मुंह भी फूला हुआ है, तो फुफ्फा अपने का फुफ्फा ही आवेगा, दूसरे का फुफ्फा ना आवेगा भाई। इतने फुफ्फे कहां थे हम रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर करेंगे भाई, दूर दूर के ना। अपना जिज्जा अपना फुफ्फा आवेगा, दूसरों के जिज्जा दूसरों के फुफ्फे ना आवेंगे यहां पे। अगले पॉइंट पे आओ, आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर आओ। वो कह रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ हर मैरिज, अब 90,000 रुपए गिफ्ट मिल रहा है, आउट ऑफ 70,000 रुपए आर फ्रॉम रिलेटिव एंड बैलेंस फ्रॉम फ्रेंड। कोई फर्क नहीं पैंदा जी, और कोई फर्क नहीं पैंदा मेरे दोस्तों। शादी पर गिफ्ट मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा हो, एग्जम्प्ट है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? शादी से गिफ्ट मिल रहा है, कहीं पर मिल रहा हो, एग्जम्प्ट है। शादी पर मिलने वाले गिफ्ट जो है वो सारे एग्जम्प्ट हो, कोई दिक्कत ना है जी, एग्जम्प्ट है एग्जम्प्ट। अगले पॉइंट कह रहा है जी 18,000 रुपए गिफ्ट मिल रहा है भाई, किससे मिल रहा है? फ्रॉम कजन ऑफ हर मदर, हर मदर उसकी मम्मी की कजन। भाई साहब मेरी कजन रिलेटिव नहीं है, मम्मी की कजन कहां से रिलेटिव हो जाएगी भाई? भाई साहब, हेलो भाई साहब, जाना नहीं है भाई, ना 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 जाना नहीं भाई, इधर बैठ के जा, आंसर देके जा भाई। मेरी कजन रिलेटिव में कवर नहीं है, मम्मी की कजन कहां से रिलेटिव में कवर हो जाएगी? 18,000 रुपए बताओ यहां पे इनकम में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा जी? 18,000 रुपए इनकम में जुड़ेगा। अभी देखते हैं अगर एग्रीगेट 50,000 से ऊपर बना तो बात अलग है, मतलब 18,000 रुपए इनकम का पार्ट बन सकता है। अगले पॉइंट पर सेल फोन, अब तुम सब जानते हो सेल फोन, सारे बच्चे बराबर बोलो सेल फोन। तो सेल फोन तो भाई साहब सेल फोन मिला उस गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को देगा तो 5,000 से ऊपर वाला गिफ्ट टैक्सेबल है, तो ये तो सैलरी में कवर होगा ना मेरे बच्चे, ये तो सैलरी में कवर होगा ना, ये तो सैलरी में आएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को देगा तो उसकी तो सैलरी की इनकम है, उसको तो यहां पे लेके जाएंगे ही नहीं, 5,000 की लिमिट होती है, तो ये सैलरी के चैप्टर में जाएगा, अदर सोर्स में नहीं जाएगा। अगले पॉइंट पर आओ। शी गेट कैश गिफ्ट 25,000 रुपए फ्रॉम एल्डर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड ग्रैंडफादर। क्या है भाई ये?
उसको कैश गिफ्ट मिला 25,000 रुपए, कहां से? फ्रॉम द एल्डर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड ग्रैंडफादर। ओ भाई साहब, पति के दादा का बड़ा भाई, ऐसन की तैसन, पति के दादे का बड़ा भाई। तो पति के दादे का बड़ा भाई तो मेरे को लग रहा है भाई रिलेटिव में कवर नहीं है भाई। पति के दादे का बड़ा भाई तो रिलेटिव, इतने दूर की रिश्तेदारी नहीं है भाई। पति के दादे का बड़ा भाई कह रहे हैं भाई, मतलब पति के दादे का बड़ा भाई, तो ये रिलेटिव में नहीं है भाई। इतनी इतनी दूर तक हमने रिलेटिव की डेफिनेशन नहीं पढ़ी। तो 25,000 रुपए ये भी आएगा जी, 25,000 रुपए ये भी आएगा। आगे देखो जी, फिर शी हैज रिसीव कैश गिफ्ट 2,000 फ्रॉम हर फ्रेंड। तो हर फ्रेंड जस्ट फ्रेंड, तो 2,000 रुपए ये भी आएगा। फिर शी हैज वॉन 4 लाख फ्रॉम गेम शो ऑन इलेक्ट्रिक मीडिया। अब बताओ क्या ये आएगा नहीं आएगा जी? क्या आएगा नहीं आएगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा जी, ये कोई प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर ही नहीं है। तो कितना आ गया? 25 और 18, 43 और 2, 45,000। तो एग्रीगेट 50,000 तक है, तो सारा एग्जम्प्ट है जी। अगर मैं एग्रीगेट की बात करूंगा तो वो सारा का सारा यहाँ पे एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर होगा। अब बता दो कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो यहाँ पे जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है जी? डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये गिफ्ट के टैक्सेशन में तो नहीं आएगा। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अभी गेम खत्म नहीं हुई, तुम्हें क्या लग रहा है क्वेश्चन खत्म हो गया? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब उसने पूछा क्या है, कह रहा आप उसका टैक्स निकालो, आप उसका टैक्स निकालो। आपको क्या करना है? टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट रिसीव बाय मिसेस रश्मि एंड उसका टैक्स निकालना है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, एक तो ये 4 लाख रुपए की जो इनकम है ये गिफ्ट में तो नहीं आएगी, तो 4 लाख रुपए की एक तो ये उसकी अदर सोर्स की इनकम हो गई। एक तो 4 लाख रुपए ये उसकी अदर सोर्स की इनकम हो गई। उसके बाद 21,000 रुपए ये फोन कॉल था, सैलरी की इनकम थी, ये वाली सैलरी की इनकम। अब 5,000 तक तो एग्जम्प्ट है। मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो 5,000 तक तो एग्जम्प्ट है या नहीं है? हाँ या ना बोल दो बस। 5,000 तक तो एग्जम्प्ट है, तो 5,000 तक एग्जम्प्ट है। तो भैया 21 में से 5,000 रुपए यहां से हटा दो तो 16,000 रुपए, तो 16,000 रुपए की सैलरी की इनकम आएगी। 16,000 रुपए की सैलरी की इनकम आएगी। और एक बात बताऊं, 16,000 रुपए सैलरी की इनकम नहीं आएगी। सर इलस्ट्रेशन 16 में 0.6 एग्जम्प्ट क्यों किया? एग्जम्प्ट मतलब गिफ्ट के लॉ में कवर नहीं है ना मेरे बच्चे। एग्जम्प्ट का मतलब यह है कि गिफ्ट के लॉ में कवर नहीं है, तो अदर सोर्स की इनकम बनेगी ना अलग से। ये गिफ्ट वाले केस में तो कवर नहीं है ना, तो गिफ्ट में तो इसको जोड़ोगे ना भाई। उसने बोला गेम शो से इनकम आ रही है, तो नॉर्मल अदर सोर्स की इनकम है, कैजुअल इनकम है ना। कैजुअल इनकम बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, तो कैजुअल इनकम में फ्लैट 30% टैक्स लगेगा जी। तो उसको कैजुअल इनकम वाली कैटेगरी में जोड़ेंगे, इसको गिफ्ट में लेके नहीं जाएंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं जी। मेरे को सारे बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन, मोबाइल फोन कहां एग्जम्प्ट होता है? मोबाइल फोन गिफ्ट की बात चल रही है, अगर वो यूज करने के लिए मिलता तो बात अलग है। यहां पर मैंने अभिषेक को मोबाइल फोन गिफ्ट दिया, तुम्हें मैंने क्लास में एग्जांपल भी दिया था। 5,000 तक एग्जम्प्ट है, 5,000 के बाद टैक्सेबल है। अब मोबाइल फोन 21,000 पे का है, 5 बाहर निकाल दो 16,000, 16 की सैलरी की इनकम है और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। तो आप समझो सिर्फ बची क्या? सिर्फ मेरी कैजुअल इनकम बची। सिर्फ मेरी कौन सी इनकम बची? कैजुअल इनकम बची। तो 4 लाख रुपए की मेरी कैजुअल इनकम है। अब एक बच्चा कहता गाबे इधर आ, गाबे इधर आ, जो कैजुअल इनकम तेरी बची, तो कैजुअल इनकम में वो बची हुई एग्जम्पशन लिमिट नहीं माइनस कर सकता। नहीं, जो कैजुअल इनकम बची तो कैजुअल इनकम में बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट माइनस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। याद करो, बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए में होती है, शॉर्ट टर्म गेन 111 ए में होती है, कैजुअल इनकम में से होती नहीं है। तो पूरी की पूरी 4 लाख रुपए की इनकम जो है वो यहां पे टैक्सेबल है एट द रेट 30%। अच्छा बच्चा कह रहा है, अच्छा उसने लिखा है इग्नोर द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट इग्नोर भी करूंगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है भाई। 16,000 रुपए की मेरी सैलरी की इनकम बन रही है। अब अगर मेरी 16,000 रुपए की सैलरी की इनकम बन रही है तो सोच के बताओ, स्लैब रेट मेरा 2.5 लाख तक है, तो 16,000 तो वैसे एग्जम्प्ट हो जाएंगे भाई। अगर मान लो उसने बोला है स्टैंडर्ड डिडक्शन मुझे इग्नोर करनी है, अगर मैं इग्नोर भी कर दूंगा तो सैलरी की इनकम मेरी कितनी आएगी? 16। बट 16,000 भी बाहर निकाल दो, क्योंकि 2.5 लाख तक तो एग्जम्पशन लिमिट है। अब अगर 2.5 लाख तक मेरी एग्जम्पशन लिमिट है तो वो तो बाहर ही निकाल दो ना।
16,000 रुपए सैलरी की इनकम, 2.5 लाख मेरी बेसिक एग्जामिशन लिमिट, तो 16,000 रुपए वहां से निकाल दो, टैक्स तो भी जीरो बनेगा, तो 16,000 का तो फिर भी कोई वजूद ही नहीं है। तो अल्टीमेटली जो टैक्स हमें लगना है वो कैजुअल इनकम पे लगना है, और वो कैजुअल इनकम जो है वो 4 लाख रुपए की इनकम है। सर एग्रीगेट में तो 50 से एक्सीड है ना, तो 45, भाई आकाश 50 से एक्सीड कैसे है यार, एक बात तो 50 से एक्सीड कैसे है, 18,000 रुपए ये है, ठीक है, 25,000 रुपए ये है, और 2,000 रुपए भाई मेरे ये है, तो टोटल 45,000 रुपए का गिफ्ट है। हमें सारे थोड़ा जोड़ने हैं 50 से ऊपर, जो एग्जाम्ड है वो तो एग्जाम्ड है, जो टैक्सेबल है वो 45 बन रहे हैं, 50,000 तक है तो गिफ्ट तो सारा एग्जाम्ड है। अब यहां पे आओ, 4 लाख का 30%, 1,20,000, इनकम मेरी 5 लाख तक है, अगर मैं नॉर्मल स्कीम की बात करके चल रहा हूं, इनकम 5 लाख तक है तो 12,500 की रिबेट दे दो। अब 1,20,000 में से 12,500 हटा दो, 1,20,000 में से 12,500 हटा दो, कितना आएगा, 1,07,500 प्लस में 4% अगर मैं यहाँ पे सेस जोड़ दूंगा तो 1,11,800 रुपए ही आंसर आएगा। ये फाइनल आंसर है, एक बार चेक कर लेना चाहिए। नॉर्मल स्कीम, नॉर्मल स्कीम जी, नॉर्मल स्कीम, क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं, हाँ तो मैंने स्टैंडर्ड तो बाहर निकाल दी ना, स्टैंडर्ड तो मैंने बाहर निकाल दी जी। ठीक है जी, रिबेट मिलता है बिल्कुल, कैजुअल इनकम में से रिबेट मिलता है जी, बिल्कुल 100% कैजुअल इनकम में से रिबेट मिलता है, 100 भी नहीं 1000% जी। डन, लोग करें, मजा आ गया क्वेश्चन करके। एक बात है भाई साहब, तुम्हें तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो पक्का बढ़ रहा होगा, मुझे नहीं पता तुम्हारा, मतलब मेरे को लग रहा है कि अगर तुम क्वेश्चन भी सही ढंग से पढ़ के कर रहे हो ना, दिमाग की नसें खुल रही होंगी भाई साहब। और ये बहुत बढ़िया कि तुम पेपर से पहले प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर में बिल्कुल ताजा ताजा याद रहेगा, तुम्हें गलती नहीं कर सकते तुम ना। फिर टैक्सेबल नहीं होता काश, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता फिर ये टैक्सेबल नहीं होता जी, फिर ये टैक्सेबल नहीं होता। सर इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, इसकी प्रेजेंटेशन एक बार इसका आंसर चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 16 जी। अरे 5वां पॉइंट ना हो गया भाई, क्या हो गया भाई, अरे गिफ्ट दिया भाई 2,000 रुपए का, अब अगर 2,000 रुपए का गिफ्ट दिया तो ये तो टैक्सेबल है ना, तो 2,000 रुपए इसमें जोड़ेगा भाई। सर 2 है, 50 से कम है, तो भाई 50 के तो एग्रीगेट देखते हैं ना, तो 2 तो जोड़ेगा, तो 2 और 25 27 और 18 45,000, तो 50,000 तक है भाई। ठीक है चलो अब आ जाओ। ओहो यो क्वेश्चन तो ना होवेगा भाई, यो क्वेश्चन तो ना होवेगा। इससे पहले एक बार ये, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है लिक्विडेशन वाला जी, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और करवा दूं, ये वाला क्वेश्चन करके बता दो जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर आ जाओ फटाफट से जी, एक बार सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर आ जाओ, फटाफट से आओ क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर जी। हाँ कल की क्लास 6 बजे है जीएसटी की, पता है जी, कल सुबह 6 बजे क्लास है जीएसटी की, मुझे पता है। लो जी फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो और मुझे करके बताओ, जल्दी क्वेश्चन पढ़ो और मुझे करके बताओ फटाफट से जी। वो भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, इसके बाद वही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद वही क्वेश्चन करेंगे भाई, कोई दिक्कत ना है। हाँ जी, पहले वाले केस में क्या होगा, पहले वाले केस में 3 लाख रुपए इंटरेस्ट है, तो अगर 3 लाख रुपए इंटरेस्ट है 50% की डिडक्शन है, तो 1.5 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है वो यहां से टैक्सेबल हो जाएगा जी। ठीक है जी, 1.5 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है वो यहां से टैक्सेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है अब एक बार फटाफट से यहां पे आओ जी, एक बार फटाफट से यहां पे आओ, नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, यहां पे इसने 100 शेयर ट्रांसफर किए टू एबी प्राइवेट लिमिटेड को 1 जून 24 को, और एक कंसीडरेशन जो है वो 2 लाख का है,
और एफएमबी जो है वो 3 लाख रुपए की है, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 275 का है। तो ट्रांसफर वाज अफेक्टेड बाय ऑफ मार्केट ऑन द सिक्योरिटी नेशनल टैक्स नोट पेड। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है अदर सोर्स का बताओ। पहले मेरे को अदर सोर्स का बताओ। यहां पे एफएमबी कितनी है, हमें आई को चेक नहीं करनी। एफएमबी कितनी है, 3 लाख की। सेल प्राइस कितना है, 2 लाख का। डिफरेंस कितना है, 1 लाख का। तो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है। तो अगर 50,000 से ऊपर है तो अदर सोर्स की इनकम है। 50,000 से ऊपर है तो अदर सोर्स की इनकम है। सर 50% की डिडक्शन क्यों मिली? क्योंकि अदर सोर्स के अंदर आपने पढ़ा होगा जब भी तुम्हें कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिलता है तो पूरा टैक्सेबल नहीं होता, 50% की डिडक्शन मिलने के बाद टैक्सेबल होता है। तो इसलिए मैंने इंटरेस्ट में से 50% माइनस कर दिया, 50% टैक्सेबल हो गया। और यहां पे इस वाले केस में 1 लाख रुपए जो है वो अदर सोर्स की इनकम निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पॉइंट पर आओ। आपको 5 लाख रुपए मिल रहे 1 मार्च 25 को फ्रॉम श्री आएगा यहां पे, फ्रॉम श्री पुष्पका चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर मीटिंग हिज मेडिकल एक्सपेंडिचर, और ट्रस्ट जो है वो 12 AB के अंदर रजिस्टर्ड है। अब याद करो एक पॉइंट आपको मैंने बताया था। हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से, याद करो एक पॉइंट मैंने कहा था कि कुछ जगह से अगर गिफ्ट मिलेगा तो वो गिफ्ट एग्जम्प्ट होगा, याद है? चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, आपका मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। अब उसकी बात कर रहे हैं कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट 12 AB में रजिस्टर्ड है तो वहां से तुम्हें 5 लाख मिल रहे हैं, तो सारा का सारा क्या है, एग्जम्प्ट। इसमें 1 रुपया भी जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। सर एक बार सेकंड वाला दोबारा बता दो मेरे बाबू। एक बात मेरे को बताओ, आपने शेयर यहां पे कितने के बेचे हैं, 2 लाख के। एफएम में कितनी है, 3 लाख है। याद करो इन एडिक्वेट कंसीडरेशन में क्या होता है, इन एडिक्वेट के अंदर, इन एडिक्वेट वाले में क्या होता है, जितनी तुम्हारी एफएमबी है माइनस में सेल प्राइस। वहां पे आई कोआ तो हम कैपिटल गेन में काम आती है ना, आई कोआ का अदर सोर्स में कोई काम नहीं है। आई कोआ जो है वो कैपिटल गेन में काम की है। अदर सोर्स में क्या है, एफएमबी और सेल प्राइस के बीच में क्या गैप है। तो अगर ये गैप गवर्नमेंट कह रही है 50,000 तक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 50 से ऊपर है फिर वो अदर सोर्स की इनकम है। तो गैप कितना, 1 लाख रुपए, तो वो टैक्सेबल है। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और था जो मैं आपको दिखा रहा था, ये लो। तो ये देख लो जी, क्वेश्चन नंबर 20। एक बार पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लो जी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो और अपने तोते उड़ाओ और मुझे आंसर दो जी। हाँ जी, सर जी ये तो समझ नहीं आ रहा जी, गाबा जी, ओ मेरे गाबा जी, ये तो समझ नहीं आ रहा। मोनी आपके ऊपर है, अब तुम्हें सप्लाई का चैप्टर अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कर लेना अटेंड। सुबह 6 बजे है, बस क्लास प्राइवेट हो जाएगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। क्लास पब्लिक नहीं रहेगी, और आप मेरे से बार बार रिक्वेस्ट ना ही करें तो अच्छा है। हाँ जी, फटाफट से बताओ। हाँ नहीं आया ना समझ, ये डीम्ड डिविडेंड वाला क्वेश्चन है जी। ये जो है ये डीम्ड डिविडेंड वाला क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या है जी, इधर देखो ध्यान से। ये अब एक बार चेक करना क्या है। वो कह रहा है मिस्टर एक्स परचेज 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ऑन 28 अप्रैल 2024। कितने के, 1,20,000 रुपए के। द कंपनी वॉज वाउंड अप, अब कंपनी वाउंड अप हो रही है। अब कंपनी वाउंड अप हो रही है 30 जून 24 को। द फॉलोइंग इज समराइज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, दैट इज 30 जून 24 को दे रखी है। फिर 1 लाख इक्विटी शेयर कितने के हैं, 10 लाख के हैं। फिर वो कह रहा है जनरल रिजर्व 40 लाख का है। फिर वो कह रहा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2.5 लाख के हैं, टोटल इतना है। फिर लैंड इतने की, कैश एट बैंक इतने का, टोटल इतने का जी। कह रहा है द टैक्स लाइबिलिटी वाज फाइनली असर्टेन, 3 लाख रुपए की है। रिमेनिंग एसेट वर डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड जो है वो 30 जून 24 को यहां पे दे रखी है, 1 करोड़ रुपए की यहां पे दे रखी है। डिस्कस द टैक्स कॉन्सिक्वेंस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। पहली बात तो ये समझ लो, हाँ ये तुम्हें को पता तुम्हें नहीं आएगा इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। पहली बात ये समझ लो, आपने एक पॉइंट पढ़ा था
अदर सोर्स के चैप्टर में डीम्ड डिविडेंड वाला पॉइंट अगर आपको याद आ रहा हो जी। अब डीम्ड डिविडेंड वाले पॉइंट के अंदर आपको मैंने कहा था कि कुछ केस में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कहती मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, ये डीम्ड डिविडेंड है। और याद करो एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था सेक्शन 222। अब 222 एक बच्चा कह रहा था 222A, ये 222A का नहीं है, ये था सेक्शन 222C। 222C था कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही है और लिक्विडेशन पे वो एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उस एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन को हम शेयर होल्डर के हाथ में माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि वो डिविडेंड है। मैं दोबारा बोलूंगा कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है और लिक्विडेशन पे वो एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो अगर वो एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि वो शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड है और उसकी टैक्सेबिलिटी जो है वो उसके हाथ में होगी, और जितने उसके एक्यूमुलेट प्रॉफिट होंगे वहां तक का डिविडेंड मान के चलेंगे। बस ये पर ध्यान दीजिए। अब यहां पे लिक्विडेशन नहीं पढ़ा, ये डीम डिविडेंड की बात कर रहा हूं मैं। लिक्विडेशन पढ़ा हो या ना पढ़ा हो ये मैटर नहीं करता, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं यहां पे। अब इधर देखो ध्यान से, अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे टोटल 1 लाख शेयर है और मिस्टर एक्स के शेयर कितने हैं? 10,000। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना मिस्टर एक्स के 10,000 शेयर हैं, टोटल 1 लाख शेयर हैं, बताओ कितना शेयर जो है इस कंपनी में उसका है? तो अगर आप चेक करोगे 1/10 शेयर उसका है जी। अगर आप चेक करोगे 1/10 शेयर उसका है, अगर आप चेक करोगे 1/10 शेयर उसका है, क्योंकि यहां पे देखो ना 1 लाख इक्विटी शेयर है, यहां पे मिस्टर एक्स के बाद 10,000 शेयर है, तो 1/10 शेयर उसका है। अब उसके बेस पे कैलकुलेशन करनी है, अब उसके बेस पे कैलकुलेशन करनी है। अब एक बार मेरे को सारे के सारे बच्चे बताओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो यहाँ पे। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, यहाँ पे चेक करना है एक बार जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करो लैंड कितनी मिली है उसको जी। यहाँ पे लैंड कितनी है? 1 करोड़ की लैंड है जी। अब 1 करोड़ की लैंड मिली है ना, अब उसका 1/10 कर लो। तो अगर 1 करोड़ का मैं 1/10 करूंगा तो बताना कितना हो गया जी? मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए आ गया जी। 10 लाख रुपए आ गया, बोलो हाँ बोलो हाँ। उसके बाद कैश कितना है? 10.5 लाख। अब अगर मैं 10.5 लाख की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे 10.5 लाख की बात करता हूं, तो यहाँ पे 10.5 लाख में से टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे कितनी है? 3 लाख रुपए की है। तो 10.5 में से 3 लाख रुपए यहां से माइनस कर दो, तो 10.5 लाख में से 3 लाख रुपए की लाइबिलिटी मैंने माइनस कर दी। तो बैलेंस बताओ यहां पर कितना बचा जी? यहां पर बैलेंस आ गया 10.5 लाख में से 3 लाख की लाइबिलिटी माइनस कर दी तो 7.5 लाख आ गया। अब 7.5 लाख का 1/10 कितना आ गया? 75,000 रुपए कैश आ गया। बस मैं एक बताओ, अब ये टोटल दिया कितना है? टोटल 17.5 लाख रुपए यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जी। टोटल 17.5 लाख रुपए यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? अब एक बात मेरे को सोच के बताओ जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब यहां पे एक बार चेक करना, जनरल रिजर्व कितने हैं? 40 लाख के। और अगर जनरल रिजर्व 40 लाख के हैं तो 40 लाख का 1/10 बताओ कितना है? 40 लाख का 1/10 बताओ कितना है जी? 40 लाख का 1/10 यहां पे कितना बनेगा? फटाफट से बोल दो 1/10। 40 लाख का 1/10 कितना बनेगा यहां पे जी? कितना बनेगा यहां पे? 4 लाख रुपए। यानी कितना बनेगा? 4 लाख रुपए यहां पे बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, कितना डिविडेंड उसके हाथ में बन सकता है? 50,000 माइनस होगा। 50,000 कौन सा माइनस होगा? 50,000 रुपए माइनस क्यों होगा? 50,000 रुपए माइनस क्यों होगा? किस चीज का माइनस होगा? सर 10.75 बनेगा। अरे सॉरी 10.75, हाँ 10.75 नहीं, 4 लाख तो समझ में आ गया मैं। प्रोविजन बना है कहां पे? अच्छा प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ समझ गया। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इधर सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इधर देखो ध्यान से। अब ये पॉइंट ना मैं आपको आराम से दोबारा से क्लियर कर देता हूं। इसको मैं
रिवीजन की तरह नहीं लेके चल रहा, मैं नॉर्मल तुम्हें रेगुलर बैच की तरह क्लियर कर देता हूँ। मैं तुम्हें रेगुलर बैच की तरह क्लियर कर देता हूँ। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनना, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल रेगुलर बैच की तरह क्लियर कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, सारे के सारे बच्चे आंसर देना। पहले मैं तुम्हें डीम डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा। अब डीम डिविडेंड वाले केस में क्या होता है कि जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को, सारे बच्चे शांत करके सुनना, जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव बैठे हैं, ये कॉन्सेप्ट तुम बहुत बढ़िया से समझ के जाओगे, तो यहां पे ध्यान देना चाहिए। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर दो। जब कंपनी डिविडेंड के नाम से डिविडेंड नहीं बांटती तो गवर्नमेंट कहती है वहां पे डीम डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। भाई जब कंपनी डिविडेंड के नाम से डिविडेंड नहीं बांट रही, वहां पे कॉन्सेप्ट है डीम डिविडेंड का। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आया उतनी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में याद करो बहुत सारी कंपनी टैक्स की प्लानिंग करती थी ताकि वो डिविडेंड के टैक्स से बच सके, और इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 222 बनाया। अब जब गवर्नमेंट ने सेक्शन 222 बनाया तो गवर्नमेंट ने कहा जी ये सारा सेक्शन जो है डीम डिविडेंड का है, इसमें 222A, 222B, 222C, 222D, 222E और एक नया पॉइंट बनाया 222EF, सॉरी F अभी आया। याद करो अमेंडमेंट क्लास के अंदर मैंने कहा था जो बायबैक होता है, बायबैक को भी अब इन्होंने डीम डिविडेंड में कंसीडर कर लिया। अगर आपको याद आ रहा हो, बायबैक को भी इन्होंने क्या किया, अब बायबैक को भी इन्होंने डीम्ड डिविडेंड में कंसीडर कर लिया 222F के अंदर। अब 222A में लिखा है अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, उस एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिविडेंड बना देंगे। फिर एक 222B आया जी, 222B आया। 222B में लिखा कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को फ्री में डिवेंचर बांट रही है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रही है, प्रेफरेंस को बोनस दे रही है, तो ये शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ये 222B आया। फिर 222C आया कि अगर एक कंपनी के रिजर्व हैं और वो कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है और वो लिक्विडेशन पे एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उस लिक्विडेशन पे एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन को हम डीम डिविडेंड मान लेंगे। ये 222C आया। फिर 222D के अंदर क्या आया जी कि अगर कोई कंपनी अपनी कैपिटल रिड्यूस कर रही है, याद करो आपने कंपनी लॉ में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो नॉर्मली कैपिटल कंपनी तब रिड्यूस करती है जब कंपनी के नॉर्मली लॉस आ रहे हो। अब एक कंपनी के रिजर्व है, वो अपनी कैपिटल रिड्यूस करके पैसा शेयर होल्डर को वापस बांट रही है, तो गवर्नमेंट ने कहा क्या कर रहे हो, जब तुम्हारे रिजर्व है तो रिजर्व क्यों नहीं बांटते, तो अगर तुम कैपिटल रिड्यूस करके पैसा बांट रहे हो और तुम्हारे रिजर्व है वो डीम डिविडेंड है। फिर 222E आया कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, अगर वो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, तो अगर वो क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को वो लोन दे रही है, ठीक है, अपने शेयर होल्डर को वो लोन दे रही है, तो उसको लोन नहीं मानेंगे, उसको डीम डिविडेंड मानेंगे। और फिर एक लास्ट में बायबैक वाला आया कि जो कंपनी अपने शेयर बायबैक करती है, तो जितना वो बायबैक का प्राइस पे करेगी शेयर होल्डर को, तो वो बायबैक का प्राइस जो है वो शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ये इस तरह की बातें 222 के अंदर आती हैं। अच्छा, अब यहां पे ना लिक्विडेशन वाले केस में कैपिटल गेन भी है और लिक्विडेशन वाले केस में डीम डिविडेंड का लॉ भी है। अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, मुद्दा ये निकल के आ रहा है, सारे के सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम यहां पे ये निकल के आ रही है कि मैंने क्या बोला, जितने रिजर्व हैं हम वहां तक का डिविडेंड मानेंगे बस। भाई जितने भी रिजर्व हैं हम वहां तक का डिविडेंड मानेंगे, उसके ऊपर का डिविडेंड नहीं मानेंगे। अब सुनो क्या हुआ, एक कंपनी लिक्विडेशन में गई, लिक्विडेशन में उसने एसेट बांटी। अब जब लिक्विडेशन में उसने एसेट बांटी तो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, उस एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन पे शेयर होल्डर को फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, शेयर होल्डर को फायदा हो रहा है। तो अब सुनो लिक्विडेशन वाले केस में होता क्या है, तो गवर्नमेंट ने कहा जितनी भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट की है उसमें से जो शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड बन गया वो तो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो गया। अब उसके अलावा जो है
जितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको हम टैक्सेबल कर देंगे कैपिटल गेन में। भाई यहां पर मिस्टर एक्स जो है उसने क्या बोला, मिस्टर एक्स परचेज 10,000 इक्विटी शेयर, द कंपनी वाज वाउंड अप और फॉलोइंग इज द समराइज। तो मिस्टर एक्स के बेस पर में देखना कि मिस्टर एक्स के हाथ में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो मिस्टर एक्स के हाथ में जितना डीम डिविडेंड बनेगा वो तो अदर सोर्स में आ गया, और उसके अलावा जो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है वो गवर्नमेंट करी, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल है। तो कैपिटल गेन निकालने का तरीका क्या होता है लिक्विडेशन वाले केस में, जितना डिस्ट्रीब्यूशन है माइनस में डीम डिविडेंड, फिर जो बैलेंस यहां पर आपका बचेगा उसमें से आपका जो बैलेंस होगा वो क्या करेंगे, कैपिटल गेन यहां पे आएगा। जितनी भी उसकी कॉस्ट, मतलब जितनी भी उसकी शेयर एक्वायर करने की कॉस्ट होगी वो माइनस कर देना, बैलेंस तुम्हारे हाथ में कैपिटल गेन आ जाएगा जी। अब इसकी प्रेजेंटेशन देखो कैसे होगी जी। इस क्वेश्चन की मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं यहां पे, इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन देख लो एक बार कैसे करनी है जी। ये लो, ये प्रेजेंटेशन देखो सारे बच्चे। सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे मिस्टर एक्स जो है, यहां पे मिस्टर एक्स कितना होल्ड कर रहा है जी, तो मिस्टर एक्स होल्ड कर रहा है 1/10 ऑफ कंपनी, 1/10 ऑफ कंपनी होल्ड कर रहा है जी। ठीक है जी। अब यहां पे देखो जी, यहां पे सबसे पहले उसको लैंड की बात हो रही है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड 1 करोड़ थी, उसका 1/10, तो यहां पे 10 लाख रुपए आ गया जी, 10 लाख रुपए आ गया। ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे कैश, कैश यहां पे कितना था जी, 10,50,000 माइनस में 3 लाख रुपए की लाइबिलिटी, उसका 1/10 कितना आ गया, 75,000। तो ये टोटल जो उसको पैसा मिलना है ये 10,75 आ गया टोटल। अब इसमें से लेस यहां पे करोगे, माइनस में डीम डिविडेंड, अब यहां पे माइनस होगा डीम डिविडेंड। अब डीम डिविडेंड जो है यहां पे कितना आएगा, 40 लाख माइनस में 50, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना यहां पे 2.5 लाख, तो इसमें से 2.5 लाख माइनस हो जाएगा। यहां पे कैश, अच्छा कैश कितना वो अच्छा उसका, यहां पे कैश आ रहा है 10 उसमें आ गया 75, तो 10/50 में से वो गया आपका 8, तो यहां पे आपका प्रोविजन कितना आ गया जी, तो 40 लाख में से आप प्रोविजन माइनस कर दोगे यहां पे जी, तो कितना आ गया 2.5 लाख, तो कितना बैलेंस आ गया 40 लाख माइनस में 2.5 लाख, इसका 1/10 3,75,000। ठीक है जी। अब बैलेंस कितना हुआ जी, 10,75,000 माइनस में 3,75,000, यहां बैलेंस आ गया 7 लाख रुपए। ये आ गया FVOC, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसमें से माइनस कर दो यहां पे जी, कॉस्ट कितनी है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स की, 1,20,000 रुपए। अब बैलेंस तुम्हारा यहां पे कैपिटल गेन आ गया जी, बस 5,60,000 रुपए तुम्हारा यहां पे कैपिटल गेन निकल के आ गया जी। ठीक है जी। तो आपका 5,60,000 रुपए तुम्हारे यहां पे कैपिटल गेन आ गया, सॉरी 5,80,000, 5,80,000 जी।
हमने दोनों का माइनस किया, दोनों हमने कहां माइनस किया? कौन सा कह रहे हो सर? प्रोविजन क्या कह रहे हो सर? प्रोविजन फॉर टैक्स वाला तो कैश, अच्छा कैश भी तो हमने माइनस कर दिया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कैश भी तो माइनस कर दिया हमने, तो सिर्फ 50,000 आएगा फिर यहाँ पे। 2.5 लाख का तो प्रोविजन है और 3,50,000 माइनस होगा इसमें से। इसको सही कर लो जी, यहाँ पे 50,000 माइनस होगा बस। यहाँ पे जो माइनस करना है 50,000 माइनस होगा। ये 2.5 लाख गलत है, ये 50,000 माइनस होगा यहाँ पे, ये सही कर लेना जी। यहाँ पे 395 आएगा, यहाँ पे 395 का डीम डिविडेंड आएगा और यहाँ पे अब आपका बनेगा 6,80,000। यहाँ पे आपका बनेगा 6,80,000 और अब यहाँ पे आएगा 5,60,000, 5,60 आएगा। ठीक है, डन 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 डन, लॉक कर दो इसको जी। डन जी, लॉक कर दो इसको। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। अब जितने जितने बच्चों के भी डाउट हैं, जितने बच्चों के भी डाउट हैं, सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उसको फिर कल हम डिस्कस करेंगे और देन फिर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे पीजीपी। मंडे से स्टार्ट करेंगे पीजीपी का चैप्टर। ठीक है जी, हम मंडे को स्टार्ट करेंगे पीजीपी का चैप्टर और कल जितने भी आपके डाउट्स हैं आप क्या करोगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना जो भी आपके डाउट्स हैं। आपको किसी मतलब पेज नंबर लिख देना, डाउट लिख देना। कल की क्लास आप डाउट सेशन मान के चलो। तो जिन जिन को भी डाउट्स हैं, बट मैं दोबारा बोल रहा हूं, डाउट मतलब डाउट, कम से कम वो 2-3 बार तुमने क्वेश्चन किया हो। उसके बाद फिर मंडे से जो हम स्टार्ट करेंगे वो पीजीपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, फिर मंडे से जो हम स्टार्ट करेंगे वो पीजीपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाकी मुलाकात करते हैं अब कल वाली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। हाँ कल क्लास होगी बिल्कुल। डीम डिविडेंड 395 बनेगा नालायक। डीम डिविडेंड की इनकम जो है वो 395 बनेगी, 395 बनेगी। डीम डिविडेंड जो है वो डीम डिविडेंड जो है वो 395 बनेगा और ये 395 का जो डिविडेंड है ये शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा जी, ये शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अरे 50,000 क्यों? 50,000 पे ये माइनस होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने वहां से कैश माइनस कर दी है, तो प्रोविजन पूरा यहां पे 250 थोड़ा माइनस करेंगे, तो बैलेंस हमारा जो 50,000 रुपए का बचा वो यहां से माइनस होगा। देन फिर आपका 395 का डीम डिविडेंड आएगा जो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। ठीक है, चलो ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। बाकी अगर किसी को अभी भी डाउट है तो एक बार यहाँ पे ग्रुप में डाल देना कमेंट बॉक्स में, उस डाउट को हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।